हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स टू पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 1 के बारे में। वैसे तो लेसन नंबर 4 है अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हो तो, लेकिन अगर यूनिट 2 के बात की जाए तो ये लेसन नंबर 1 है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में हम लेसन नंबर 3 तक की वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने तक प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो पहले जाके प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देख लेना। और लेसन नंबर 4 जो है, यानी जो लेसन नंबर 1 है यूनिट 2 का, वो मैं शुरू करवा चुका हूँ पिछली वीडियो से, ठीक है। और पिछली वीडियो जो थी वो लेसन नंबर 1 की बेसिक वीडियो थी, यानी कि इंट्रोडक्शनल वीडियो थी। जिसने तक वो वीडियो ना कवर की हो पहले जाके वो वाली वीडियो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर में हम जो है वो कंप्लीटली पढ़ने क्या वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 2 की, जो जिसमें हम बात करने वाले थे फाइनेंशियल मार्केट की, तो उसका लेसन नंबर 1 चल रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे हमें फाइनेंशियल मार्केट को समझना होगा कि फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, उसमें क्राइसिस किस प्रकार से होता है और ट्रैप क्या होता है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं दे चुका था। और आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर के जो फंक्शंस है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आर नॉट लिमिटेड जस्ट प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप लोगों को याद होगा, तो मैं पिछली वीडियो समझा रहा हूं, आपने समझा कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्यों स्टैब्लिश की गई होगी, ठीक है। और इसके अलावा फंक्शन क्या होते हैं, तो इसका मेन फंक्शन तो यही होता है। मेन फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है, फिर जो डिफरेंट एसेट्स हैं वो कहीं ना कहीं बाय और सेल किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है। तो चलो इसका मेन फंक्शन हो गया कि सपोज करो मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे इक्विटीज में पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे ट्रेड करना है डिफरेंट कंपनी के स्टॉक्स को, मुझे कहीं ना कहीं अब जो है वो जिसे हम बोलते हैं ना यहाँ पे ब्लॉकचेन, ठीक है, या फिर जैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, या फिर जो बाकी करेंसीज हैं उसमें इन्वेस्ट करना है। तो वो तरीका जो है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे बाय और सेल करना ये तो चलो मेन पर्पज है इसका, लेकिन इसके अलावा इसके और भी अलग क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं जो हमें आज की वीडियो में समझने हैं। तो ये तो हमने चीज बात कर ली। तो ये जो है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिफरेंट एसेट्स को या फिर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय और सेल करने के लिए। इट सर्व्स सेवरल क्रूशियल फंक्शंस। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शन है विद इन द इकोनॉमी, ठीक है, सच एज फैसिलिटेटिंग द एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, जहां पे हम जो है कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर सकते हैं एफिशिएंट एलोकेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, यानी कि हम जो है कैपिटल को इजीली एफिशिएंटली एलोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा यूटिलाइज भी कर सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, यानी कि प्राइसेस को डिटरमाइन करना। और प्राइसेस कभी भी ना किसी भी चीज की हो, यहाँ पे मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा किसी पर्टिकुलर गुड्स की या किसी पर्टिकुलर सर्विस की, यहाँ पे अगर हम बात करें इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इसका प्राइस भी जो है वो कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई ही डिटरमाइन करता है। क्योंकि डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, हमारे मार्केट फोर्सेस, चाहे मैं किसी गुड्स के लिए बात करूं, चाहे मैं किसी सर्विस के लिए बात करूं, चाहे हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, तो यहाँ भी जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं या फिर डिफरेंट बॉन्ड्स हैं उसके प्राइसेस हैं, वो डिपेंड करता है उनकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें है ना वो कहाँ परफॉर्म होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर परफॉर्म होती हैं। और फाइनेंशियल मार्केट के ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने फंक्शंस देखे। अब इसको एक एक करके डीप में पढ़ेंगे। तो की फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आर एज फॉलोज। पहला क्या है, एलोकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। पहले समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल को। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन दिया था, वहां मैंने आपको ये बात जरूर समझाई होगी क्या, कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं तरीका होता है कंपनीज के लिए पैसा इकट्ठा करने का, यानी कैपिटल फॉर्म करने का। जब उनके पास जो अलग दरवाजे हैं जहां से वो लोन ले सकते हैं, पैसा बोरो कर सकते हैं, वो बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्हें जो है बैंक से लोन नहीं मिल रहा, उन्हें डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं दे रहे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा सकते हैं आईपीओ लॉन्च करके। ऐसा हमने देखा भी होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या फिर जो डिफरेंट कंपनीज जो ग्रो कर रही हैं, फिर जो स्टार्टअप्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वो अपना आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके पैसा जनरेट करने के बाद। क्योंकि जैसे ये कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, वो अपनी इक्विटीज को शेयर कर सकती है लोगों के साथ, तो लोग अपना पैसा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अगर आपने या फिर मैंने रिलायंस इंडस्ट्री एक शेयर बाय किया, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मैं उनका पार्टनर बन चुका हूं, हम जो है इन्वेस्टर बन चुके हैं उस कंपनी के अंदर। वो हमारा पैसा जो है वो कहीं ना कहीं यूज करेंगे उस कंपनी को ग्रो करने में, और उस ग्रोथ का बेनिफिट हमें मिलेगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड या फिर कैपिटल गेन, जब जो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा।
ठीक है। तो ये सब चीजें कब होती हैं, जब फाइनेंशियल मार्केट जो है स्टैब्लिश हो रखी हो। तो पहला मेन पॉइंट क्या है, एलोकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। तो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन चैनलाइजिंग फंड्स द सरप्लस फंड्स अवेलेबल विद इंडिविजुअल्स। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना फंड को चैनलाइज करने का काम करती है, यानी कि उसको जो घुमाने का काम करती है, किस फंड को जो सरप्लस अमाउंट में है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल के पास में हो, ठीक है, चाहे वो किसी बिजनेस के पास में हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट के पास में हो, तो हु रिक्वायर इट फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इसको हम जो यूज करते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, सच एज एक्सपेंशन, कि भाई अगर मान लो बिजनेस का एक्सपेंशन करना हो, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड किस लिए इशू करती है, कि जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो भी एक तरीका हो गया गवर्नमेंट के लिए पैसा बोरो करने का, जो हमने बात की ना गवर्नमेंट डेट वाले वीडियो में पिछले चैप्टर के, तो वही बात यहाँ पे आई। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके पैसा कमाती है, ठीक है, उस पैसे को एक्सपेंशन में खर्च करती है। तो यही नहीं, जब कंपनीज अपना आईपीओ लॉन्च करती है, अपने शेयर्स बेचती है, इक्विटीज में हिस्सा बनाती है लोगों को, उसका मेन मोटिव भी होता है कि लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और हम जो है कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो पहला काम क्या है, एक्सपेंशन में। इसके अलावा उस पैसे को रिसर्च में यूज कर सकते हैं, है ना, तो रिसर्च में यूज कर सकते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, तो डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, दस लीडिंग टू जॉब क्रिएशन। तो इसकी वजह से होगा क्या, इसका मेन पॉइंट यहाँ पे क्या आया कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा करते हैं हम लोग, तो हम जो है कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस एक्सपेंड हो रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं, इकोनॉमिकली डेवलप हो रही है कंट्री, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस जगह पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दी जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, कहीं ना कहीं गरीबी दूर होगी लोगों की ऐसे केसेस में। तो अगर आप देखो जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, खासकर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे वहाँ तो इक्विटी मार्केट का चलन कब चला है, कोविड के बाद, है ना, क्योंकि कोविड के बाद जो है ये सब चीज़ें डिजिटाइज हो गई थी, तो लोगों ने जो है ट्रेडिंग देखा कि ट्रेडिंग करना जो है वो ईजी है, हम घर बैठे भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिससे प्रॉफिट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा करना लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो चीज़ क्या हो चुकी थी, ईजी हो चुकी थी। वही बात यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन में हेल्प करती है एंड कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है इन द इकोनॉमी के अंदर। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो वो है मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, फैसिलिटेटिंग लिक्विडिटी एंड एसेट ट्रांसफर। तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी को बनाए रखने का काम करती है और एसेट ट्रांसफर ईजी हो जाता है। अब थोड़ा इसी को समझते हैं पहले, फिर बाद में पढ़ेंगे। पहले समझते हैं लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। देखो लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि मैं अपनी एसेट्स को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर हम एसेट को जल्दी कैश में कन्वर्ट करते हैं, उसको मतलब क्या है कि वो हाईली लिक्विड है। और अगर हम किसी एसेट को जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या है, उसकी लिक्विडिटी क्या है, लो है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है, बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो हाईली लिक्विडिटी के साथ अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे शेयर्स जो हैं उनकी लिक्विडिटी लो भी देखने को मिलती है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि सपोज करो आपने कभी HDFC बैंक का शेयर खरीद लिया, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीद लिया, फिर किसी भी कंपनी का शेयर जो है खरीद लिया आपने, ठीक है, वहाँ पे आपको हाई लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनीज है। यहाँ पे जो है वो बाई सेल जो है वो डेली लेवल पे होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो अगर आप कोई भी एक्स क्वांटिटी उस कंपनी के शेयर्स की सेल करना चाहते हो या बाय करना चाहते हो, आप इजीली सेल और बाय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। पहली बात तो हमने ये कर ली। लेकिन कुछ कंपनीज की लिक्विडिटी यहाँ पे कम भी होती है। लिक्विडिटी कम कब होती है, जैसे सपोज कुछ कोई पेनी स्टॉक है, वो लगातार गिरे जा रहे हैं, तो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, लोग उल्टा उस शेयर से बाहर निकलना चाहते हैं, है ना। तो वो जो है सारे जो ज़्यादातर जो है ना, कई बार आपने देखा होगा जो खासकर ट्रेडिंग वगैरह फिर स्टॉक मार्केट थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, कि वहाँ पे ना कई बार 100% सेलर्स भी दिखाता है, यानी कि 100% लोग बेचना नहीं चाहते उस शेयर को, कोई भी खरीदना नहीं चाहता। और जब सिंपल सी बात है भाई, जब भी कोई शेयर को बेचना चाहता है और कोई भी खरीदना नहीं चाहता, तो वो शेयर बिकेगा कैसे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ना लिक्विडिटी में क्या बोलते हैं, उस शेयर की, उस एसेट की बहुत कम है। जैसे कि अब मान लो रियल एस्टेट में कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसकी लिक्विडिटी तो बहुत कम है, क्योंकि आप उसे बहुत जल्दी नहीं बेच पाओगे, डिपेंड करता है लोकेशन पे। अगर उस जमीन की हाई डिमांड है तो हो सकता है जल्दी निकाल भी लो, बेच भी दो, ठीक है। लेकिन हाई लिक्विड नहीं होता। हाई लिक्विड क्या होता है, जैसे कैश में रखा हुआ पैसा है, बैंक में रखा हुआ पैसा है, जो चीज़ जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए उसकी लिक्विडिटी हम उतनी ज़्यादा मानते हैं, जो जितनी देर में कैश में कन्वर्ट हो उसकी लिक्विडिटी हम उतना ही कम मानते हैं। वही चीज़ यहाँ पे आया, ठीक है। अब तो फैसिलिटेटिंग लिक्विडिटी, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल मार्केट है वो लिक्विडिटी बनाए रखने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन्वॉल्व रहेंगे बाय और सेल करने में, तो सिंपल सी बात है लिक्विडिटी बनी रहेगी मार्केट के अंदर। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये एसेट ट्रांसफर भी हेल्प करता है। सपोज करो मान लो मैं एक बी पर्सन हूँ जिसने HDFC से कुछ शेयर खरीद रखे थे बहुत पहले, डिलीवरी में थे, अब मुझे पैसे की नीड है, मेरे को शेयर बेचने हैं, तो मैंने शेयर बेच दिए,
ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया सपोज करो, तो मैं पर्सन हूँ ए जिसने वो शेयर बेचे, कोई पर्सन होगा बी जिसने वो खरीदे भी होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, इस वॉइस को इग्नोर कर देना, नॉइस को खामा के। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ए और बी की। तो ए और बी हमारे दो पर्सन्स हैं। तो अगर ए की बात करूँ तो ए के पास यानी कि मैं सपोज करो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, है ना, यानी कि ऋतिक भाई ने रखे हैं शेयर किस चीज़ के, HDFC बैंक के, ठीक है। मैंने ये शेयर जो है वो सेल कर दिए किसी बी पर्सन को, ठीक है। अब मुझे नहीं पता बी पर्सन कौन है, मैंने तो मार्केट में अपना ऑर्डर लगा दिया कि मेरे को शेयर बेचने हैं, मैंने बेच दिए, मेरे पास कुछ क्वांटिटी HDFC बैंक के लो शेयर कर दिए, ठीक है, बेच दिए, सेल कर दिए। अब भी कोई पर्सन होगा, कोई पर्सन होता है वो, उसने जो है इस शेयर को रिसीव कर लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसेट ट्रांसफर। क्योंकि पहले वो HDFC बैंक के शेयर मेरे एसेट थे, अब वो किसी और के एसेट है, तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो वही चीज़ देखो, तो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग, ये कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, बाय एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। क्योंकि यहाँ पे हम बाय और सेल कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को, सच एज स्टॉक्स को खरीद बेच सकते हैं, बॉन्ड्स को खरीद बेच सकते हैं, एटसेट्रा, एंड ऑफर लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर। और यही नहीं, हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी ऑफर यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इन टर्न हेल्प्स द इन्वेस्टर्स टू कन्वर्ट देयर एसेट इनटू कैश। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो कहीं ना कहीं अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलाउइंग देम टू रिस्पॉन्ड द चेंजिंग फाइनेंशियल नीड्स, और अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कैश को एसेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं वापस अपने शेयर्स को खरीद के, ठीक है। तो चेंजिंग फाइनेंशियल नीड्स और अपॉर्चुनिटीज। द लिक्विडिटी इनहेंसेस मार्केट एफिशिएंसी। तो जो लिक्विडिटी है वो कहीं ना कहीं मार्केट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, क्योंकि भाई जब लिक्विडिटी रहेगी तभी तो लोग किसी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे, है ना। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी तो वो उस पैसे को इमीडिएटली निकाल भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लिक्विडिटी ना हो कहीं पे तो लोग वहाँ पे पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे, तो पैसा फंस जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने शेयर खरीद लिए, अब वो शेयर बिक नहीं रही मार्केट के अंदर, तो भाई वो तो उनका नुकसान हो गया। और पैसा अगर मान लो घर में कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई दिक्कत पड़ गई, तो पैसा निकाल नहीं पाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो वो चीज़, तो एफिशिएंसी की जो है वो इंक्रीज होती है मार्केट की जब लिक्विडिटी क्या हो, मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो, एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। और कहीं ना कहीं जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है, जो टैक्स वगैरह देना पड़ता है, वो भी जहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है। अब आता है तीसरा पॉइंट, प्राइस डिटर्मिनेशन। बात करी ली मैंने इसकी कि भाई जो शेयर के प्राइस वगैरह भी हैं वो किस पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पे, कि उस शेयर की कितनी लोग डिमांड कर रहे हैं और उसकी सप्लाई कितनी ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएंगे, क्योंकि खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर बेचना को जाता नहीं, क्यों, क्योंकि उस कंपनी के शेयर जो है काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और सप्लाई अगर किसी शेयर के ज़्यादा है तो क्या है कि लोग जो है उस कंपनी पर भरोसा कम करते हैं, उस एसेट को बेचना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में उसको कोई नुकसान होने वाला हो, तो ऐसे केस में उसके प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लॉन्ग टर्म में जो अच्छी कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं ग्रो ही करती हैं, ठीक है। जो कुछ बेहतरीन कंपनीज हैं वो लॉन्ग टर्म में हमेशा जनरली ग्रो ही करती है, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल अलग होता है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कंपनी काफ़ी टाइम से ग्रो कर रही है हमेशा ग्रो ही करती रहेगी, उसका बिल्कुल नीचे जाए, क्योंकि हो सकता है उसने टाइम के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस मॉडल ना चेंज किया हो और उसके बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया हो, तो धीरे धीरे वो कंपनी डूबनी शुरू हो गई। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने आप को अवेयर रखते हैं टाइम टू टाइम, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं सोच समझ के, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरी बात लगातार उस कंपनी में नजर बनाए रखते हैं कि इस कंपनी में अंदर चल क्या रहा है, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि कंपनी जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे नुकसान में जा रही है तो वहां से धीरे धीरे पैसा भी निकालना शुरू कर देते हैं। तो प्राइस डिटर्मिनेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो फाइनेंशियल मार्केट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म वेयर प्राइसेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स आर डिटरमाइंड थ्रू इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म है जहां पे प्राइसेस जो है ना फाइनेंशियल एसेट्स के वो डिटरमाइन होते हैं, किसको यूज करके, सप्लाई और डिमांड को यूज करके, मार्केट फोर्सेस को यूज करके। द प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म रिफ्लेक्ट्स अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो जो प्राइस मैकेनिज्म वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि अवेलेबल कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इन्वेस्टर सेंटीमेंट, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट कैसा है, क्या इन्वेस्टर्स कंपनी पैसा लगाना सकते हैं, क्योंकि पैसा लगाना चाहेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर पैसा नहीं लगाना चाहते यानी कि इन्वेस्टर का सेंटीमेंट नेगेटिव है तो पैसा निकालना चाहेगा, तो ऐसे केस में उसके प्राइस ड्रॉप होते हैं। एंड एक्सपेक्टेशन कैसी है उसकी फ्यूचर की, ठीक है। एडिंग इन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो कहीं ना कहीं एसेट की वैल्यूएशन में भी हेल्प करते हैं। एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी यहाँ पे करते हैं, हेल्प करते हैं कि हम जो है कहीं ना कहीं अपने पैसों को एलोकेट कर सकते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज के अंदर।
अब आता है फोर्थ पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये जो पॉइंट आएगा ना एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कहीं ना कहीं एक पार्ट बनता है रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है। तो जहाँ पे हम ये समझते हैं कि जैसे मान चलो कि मान लो मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, फिर कोई भी एक पर्सन है जो इन्वेस्टर है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है अपना स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, फिर इक्विटीज के अंदर है, फिर डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, तो वो एक चीज का ध्यान रखता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि भाई हमारे जो पैसा है, हमारे पास जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो एक कंपनी में पैसा नहीं लगाता, वो मल्टीपल कंपनीज रखता है। मल्टीपल कंपनी मतलब क्या है कि उसने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रखा है 10 से 15 कंपनीज का, जहाँ पे वो पैसा लगाते हैं, ठीक है, और उस पैसे को धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करने की कोशिश करते हैं, हेल्प बोल रहा हूँ, कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि धीरे धीरे उस पैसे को ग्रो करवाया जा सके और एक अच्छी वेल्थ जो यहाँ पे गेन की जा सके, ठीक है। और वो कैसे होगा, जब वो अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखेंगे। क्योंकि अगर मान लो कि कुछ किसी कहने पे अपने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, ठीक है, और वो कंपनी मान लो चल गई तो बहुत अच्छा, डूब गई तो सारा पैसा डूब जाएगा। इससे बढ़िया क्या है, हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखेंगे कि अगर मान लो 10 में से, मान लो 10 कंपनी में पैसा लगा हुआ है, 10 में से अगर एवरेज मान लेता हूँ 8 कंपनीज जो है वो उठ रही हैं, अगर 2 कंपनी गिर भी रही हैं, तो वो जो 8 का प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, उस 2 के लॉस को रिकवर कर लेगा। तो इस तरीके से लोग जो है कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो जो है बिल्ड करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट की बात हमने यहाँ पे समझ ली। तो मार्केट्स ऑफर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, एग्जांपल डेरिवेटिव्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो मार्केट के अंदर कमी नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स की, बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं दैट अनेबल इन्वेस्टर्स टू हेज अगेंस्ट रिस्क। तो ये कहीं ना कहीं अनेबल करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो हेज कर सकते हैं अगेंस्ट रिस्क। तो रिस्क के अगेंस्ट हेज कर सकते हैं, सच एज फ्लक्चुएशंस इन इंटरेस्ट रेट। अभी हेज शायद ये वर्ड उन लोगों ने ज़्यादा सुना होगा जो ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, नहीं पता तो मैं बताना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि हेज जो है थोड़ा समझना सा मुश्किल काम है, ठीक है। तो हेज काफ़ी अच्छी चीज़ होती है पर काफ़ी बुरी चीज़ भी है वो, ठीक है। वो मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को हेज, चलो समझने की कोशिश करें थोड़ा सा हेज को। ये सपोज करो जिनको पता है कि मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ठीक है, तो वो 2 काम करते हैं। अब उन्हें पता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता है कि भाई 2 चीज़ें होती हैं, कॉल, वो 2 चीज़ें खरीदते हैं, एक कॉल खरीदते हैं, एक पुट खरीदते हैं। मैं इसको मान लेता हूँ, कॉल जनरली जब खरीदा जाता है जब उन्हें पता हो कि मार्केट उठने वाली है, और पुट जब खरीदना होता है जब लगता है कि मार्केट क्या होने वाली है, नीचे जाने वाली है। कुछ लोग दोनों ही खरीद लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, कॉल भी खरीदते हैं, पुट भी खरीदते हैं, कि अगर मार्केट उठी जब भी हमारा पैसा बनेगा, ठीक है, मतलब मार्केट उठी तो कॉल हमारा पैसा बनाएगा, पुट का औसत वैल्यू कम होगी लेकिन कहीं ना कहीं वो बचा के रखेगा हमें, कि अगर बाई चांस इसने उल्टा सेंटिमेंट दिखाया तो जो है हम संभाल लेंगे। इसी को बोलते हैं अपनी पोजीशंस को हेज करके रखना, अपने रिस्क को मिनिमम रखना। लेकिन ऐसे ही सकता है रिस्क कब मैक्सिमम हो जाता है, जब वो मार्केट कहीं जाएगा ना उठे ना गिरे, तो ऐसे किसी में दोनों जगह लॉस होता है, कॉल पे ही पुट पे भी। उनको पता होता है ट्रेडिंग करते नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिमाग को जोड़ देने की मतलब नहीं है। हेज का सिंपल सा मतलब ये है क्या है कि हमें जो है अपना रिस्क जो है वो मिनिमम रखना है किसी भी तरीके से मार्केट के अंदर। इसलिए मैंने एक बात भी की कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ठीक है, जिससे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मिनिमम होता है। क्योंकि अगर आपने सारा पैसा अगर किसी कंपनी में लगा दिया तो वहाँ पर रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा, गैम्बल हो जाएगा वो एक तरह का। अगर वो कंपनी अच्छी रही फ्यूचर में तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड हो सकता है, अगर वो कंपनी बेकार हो गई तो आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। तो इस तरीके से तो सच एज फ्लक्चुएशंस इन इंटरेस्ट रेट। अब कई बार जो है फ्लक्चुएशन भी होता है इंटरेस्ट रेट के अंदर, करेंसी वैल्यू में फ्लक्चुएशन होता है और कमोडिटी प्राइस में भी। तो दीज रिस्क मैनेजमेंट टूल्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो जो रिस्क मैनेजमेंट टूल्स है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेके आते हैं इकोनॉमी के अंदर एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। और जो अनसर्टेनिटी है उसका इम्पैक्ट जो यहाँ पे कम से कम होता है। भाई अनसर्टेनिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी फ्यूचर में किसी भी तरह की दुर्घटना हुई जो हमें नहीं चाहिए थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो हम उससे बचा सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के जरिए ऑन बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स, बिजनेस को भी और इन्वेस्टर्स को भी। अब आता है 5th पॉइंट, वो क्या है, फैसिलिटेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। भाई मॉनेटरी पॉलिसी चलाने में हेल्प करता है हमारा क्या, फाइनेंशियल मार्केट। कैसे, सेंट्रल बैंक्स यूज फाइनेंशियल मार्केट। तो सेंट्रल बैंक जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट को यूज करता है टू इंप्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए बाय इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट, है ना, इंटरेस्ट रेट को चेंज करके। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट का चेंज जो है वो अप्लाई किस पे होता है, फाइनेंशियल मार्केट पे, और इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल मार्केट पे भी देखने को मिलता है। मनी सप्लाई, क्योंकि हम बात करते हैं मनी सप्लाई की, तो भाई मनी सप्लाई तो बहुत बड़ी लेवल पे इंपैक्ट होती है इंटरेस्ट रेट की वजह से। जो मैंने बात की भी थी मॉनेटरी पॉलिसी वाले कंसेप्ट में कि जब भी गवर्नमेंट को लगता है मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को राइज कर देती है, जिससे लोगों को लोन लेना क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है, ठीक है, लोग लोन लेना बंद कर देते हैं, और यही नहीं, इस तरीके से मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाती है, और इसका उल्टा करती है डिफ्लेशन के केस में,
ठीक है। एंड क्रेडिट कंडीशन, तो क्रेडिट कंडीशन देखो चेंज हो गया ना, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो मनी सप्लाई चेंज होगी और क्रेडिट कंडीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दे कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये कहीं ना कहीं ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी करते हैं। एंड रेगुलेट इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट भी यहाँ पे किया जाता है टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ताकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। सच एज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी यहाँ पे ठीक किया जा सकता है। और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन हमने भी डिस्कस कर ही लिया था थोड़ी देर पहले ही। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट और आज की वीडियो का आखिरी पॉइंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, जब कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम हैंडल कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट के जरिए, और यही नहीं, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो सकती है। तो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज इन फाइनेंशियल मार्केट एंड सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं, यानी कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में उतरी है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आई है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट बनता है किसका, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का, कि भाई उस पर कंप्लीट रेगुलेशन हो। कोई भी कंपनी है ना यूं ही मार्केट में नहीं उतरती, इसे ध्यान रखना। अगर कोई भी कंपनी अगर मार्केट के अंदर आई है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आई है, इक्विटी मार्केट के अंदर आई है, यानी कि उसके लिए ट्रेडिंग ओपन की गई है, तो पहले उसके बारे में जो सेबी है, ठीक है, तो सेबी हमारा क्या होता है, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। तो जो सेबी है उसका काम क्या होता है यहाँ पे, कि भाई वो ये चेक करे कि वो जो कंपनी है वो सही है या नहीं है, उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी है अकाउंट्स वगैरह के बारे में, अपने प्रॉफिट्स के बारे में, क्या वो सही है या नहीं है, जेन्युइन कंपनी है या नहीं है, सब कुछ रिसर्च करने के बाद ही सेबी जो है उस कंपनी को लिस्ट करती है स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए, ताकि जो भी हमारे क्या बोलता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस ना हो, कहीं वो इसमें इन्वेस्ट करके फंस ना जाए। ऐसी चीज़ों का भरपूर ध्यान रखा जाता है। फिर भी बहुत सी दिक्कतें चलती हैं, बहुत सी फ्रॉड वाई चलती है स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी जो है सेबी पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि हम सब जानते हैं हर एक सिस्टम में थोड़े बहुत लूप होल्स मिल जाते हैं और ढूंढने वाले ढूंढ ही देते हैं जिस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं। लेकिन रेगुलेशन की यहाँ पे पूरी कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से किसी का पैसा भी जो है वो बर्बाद ना हो, इसलिए सेबी जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लेके भी आती रहती है, ठीक है। जैसे मैंने सुना नहीं होगा, म्यूचुअल फंड में लाइन आती है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, कि भाई यहाँ पे मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है तो सोच समझ के लगाएं, ठीक है। तो वही बात है, क्योंकि लोग जो है ना वो पता नहीं क्यों स्टॉक मार्केट देखते हैं क्विक मनी कमाने का जरिया, जो कि ऐसा नहीं है। अगर कोई पर्सन इन्वेस्टर बनना चाहता है तो उसे लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ेगा कंपाउंडिंग पावर को यूज होने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखता है, शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं दिखता है। दूसरी बात एक चीज और होती है, क्योंकि लोग जो है ना उनके अंदर पेशेंस कम होता है, लोगों को क्या चाहिए, क्विक मनी चाहिए, तुरंत पैसा आ जाए, तुरंत पैसा कमा लूँ मैं, तुरंत इतने % रिटर्न आ जाए, तुरंत यहाँ से ये चीज़ कर दूँ। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि पैसा कमाने का अगर क्विक तरीका होता तो मेरे भाई सब उस तरीके में इन्वॉल्व नहीं होते। लोग इतनी मेहनत क्यों करते, लोग बिजनेस रन क्यों करते, क्योंकि बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। बिजनेस से भी ना टोटल अमाउंट जितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसका 10% या 20% निकाल पाते हैं, वो भी साल का, ठीक है। तो लोग जो है वो स्टॉक मार्केट ना करना शुरू कर देते तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि क्विक मनी ना कोई भी नहीं कमा रहा है यहाँ से। जो ट्रेडर वगैरह है भी तो ठीक है, उसने भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी मेहनत करी है, सिस्टम बिल्ड करी है, और सब पता है क्या, कई बार तो लोग जो है झूठे प्रॉफिट दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वगैरह पे कि हमने इतना प्रॉफिट कर दिया, हमारे इतना प्रॉफिट कर दिया, ठीक है, ताकि लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया जा सके, अपने कोर्सेज सेल करते हैं। लेकिन एक चीज़ समझो, जब सेबी खुद डाटा निकालती है कि 10% ट्रेडर सिर्फ पैसे जनरेट कर रहे हैं, 90% ट्रेडर जो है एवरेजली लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर लोग जो हैं स्टॉक मार्केट में फेल हो रहे हैं। यहाँ भी इतना आसान नहीं है पैसा बनाना, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो जो भी कंपनीज यहाँ पे लिस्ट हुई हैं, ठीक है, उस पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी, ताकि वो अपनी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखे। और अगर सेबी को कहीं भी लगता है कि ये जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं धांधलीबाजी कर रही है, उसको डायरेक्ट मार्केट्स में उसको लिस्ट होने नहीं देते, बाहर निकाल देते हैं। दिस फॉस्टर्स बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस जो है बेटर हो जाती हैं। एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी बनती है, अकाउंटेबिलिटी भी कंफर्म करते सभी, मतलब जिम्मेवारी बनती है अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने एक सिंपल सा टॉपिक समझा, क्या कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और एक चीज़ और
बताना चाहूँगा वो क्या कि अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।